प्रोबेबिलिटी के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बायस थ्योरम की। और बायस थ्योरम से पहले हमको क्या क्या पता होना चाहिए, पहले वो चीज़ें देखते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की अलग अलग थ्योरम्स क्या है। सबसे पहली थ्योरम है एडिशन थ्योरम, देन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड देन बायस थ्योरम। तीन थ्योरम्स हमारे पास है, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड बायस थ्योरम। और multiplication theorem is probability of A union B, it is written as probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अब mutually exclusive events के लिए probability of A intersection B it will be 0 for mutually exclusive events। ये चीज़ 0 होगी। क्यों? क्योंकि mutually exclusive events वो events होती है जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, नथिंग इज कॉमन इन दैट, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। देन पार्शियली ओवरलैपिंग इवेंट में दिस फॉर्मूला विल कंटिन्यू। फिर हमने बात की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। मल्टीप्लिकेशन रूल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए सेपरेट है, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अनदर इवेंट। मान लीजिए A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ अकरिंग इज, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A and B मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। दिस इज व्हाट इट मीन्स, इट इज PA इंटू PB एंड दिस रूल इज फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देन डिपेंडेंट इवेंट के लिए एक इवेंट की जो आउटकम है वो दूसरी इवेंट की आउटकम को अफेक्ट करती है। If A and B are dependent events, then the probability of both the event are probability of A, yes, that's fine. लेकिन जो दूसरे की probability है, it will be multiplied with probability of B over A, या we will write it as probability of B given A की A हो चुकी है और इस वजह से वो B को अफेक्ट कर रही है। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट इवेंट में हमने एक बैग लिया और उस बैग में वी हैव गॉट 10 मार्बल्स, 10 मार्बल हमारे पास इस बैग में है, और जिसमें से 2 मार्बल्स ब्लैक है। पहली चीज, इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट है जिसमें हम रिप्लेसमेंट करते हैं कि पहले बॉल निकाली फिर उसको वापस डाल दिया। तो पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी इज 2/10, क्योंकि 2 ब्लैक बॉल्स है और टोटल हमारे पास जो बॉल्स है वो बॉल्स है 10, द प्रोबेबिलिटी इज 2/10। अब उस बॉल को वापस डाला, जब दोबारा निकालेंगे तो अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल विल बी 2/10। लेकिन यहां पर डिपेंडेंट इवेंट में ये चीज नहीं है। क्यों? बॉल निकाली लेकिन वापस नहीं डाली। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट इज डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट इवेंट, मीन्स व्हेन यू कीप द फर्स्ट मार्बल यू आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस इट, डिपेंडेंट। तो पहली की प्रोबेबिलिटी होगी 2/10, लेकिन दूसरी बॉल की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, अब वहां पर हम मान के चलें कि पहली ब्लैक बॉल है जो निकली है, अब वहां ब्लैक बॉल कितनी बचेगी? 1, और टोटल बॉल्स 9। दिस इज फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए रहेगी। चलिए अब बात करते हैं बायस थ्योरम की। बायस थ्योरम इज अ वे ऑफ फाइंडिंग अ प्रोबेबिलिटी व्हेन वी नो सर्टन अदर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन। जब हमको कुछ और प्रोबेबिलिटीज पता है तो बायस थ्योरम एक तरीका है प्रोबेबिलिटी को निकालने का। चलिए, द फॉर्मूला सेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। We will try to understand this Bayes theorem by taking few examples, and after that we will take certain questions from NCERT book. So probability of A given B is probability of A into probability of B given A divided by probability of B. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पिकनिक डे की बात करते हैं, एंड यू आर प्लानिंग अ पिकनिक डे टुडे बट द मॉर्निंग इज क्लाउडी। आज की बात कर रहे हैं और आज के हमको कुछ स्टैट्स भी देने पड़ेंगे। चलिए, ओ नो, 50% ऑफ ऑल रेनी डेज स्टार्ट ऑफ क्लाउडी, यानी जो रेनी डेज है उनकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 अगर वो क्लाउडी होंगे। कि रेनी डेज 50% प्रोबेबिलिटी अगर वो क्लाउड से स्टार्ट होंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ रेन, बट क्लाउडी मॉर्निंग्स आर कॉमन। अबाउट 40% ऑफ द डेज
start cloudy. Then, and this is usually a dry month. Only 3 of 30 days tends to be rainy. यानी हम एक इस महीने की बात कर रहे हैं जिसमें 10% चांस है रेन होने के, ड्राई मंथ है. तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, इस महीने बारिश कितनी होगी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, PR हम इसको कह रहे हैं, इट इज 10%. इस मंथ की बात हो रही है कि 10% ही चांस है जी इस महीने रेन होने के. और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउड गिवन रेन, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, कि रेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50%. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाउड इज 40%. हम कह रहे हैं कि 40% मॉर्निंग्स आर क्लाउडी, मॉर्निंग्स आर कॉमन. अबाउट 40% ऑफ द डे स्टार्ट क्लाउडी. 40% क्लाउडी मॉर्निंग्स हमारे पास होती है, क्लाउडी डेज होते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड कि व्हाट इज द चांस ऑफ रेन ड्यूरिंग द डे. वी विल यूज रेन टू मीन रेन ड्यूरिंग द डे एंड क्लाउड टू मीन क्लाउडी मॉर्निंग. ये चीज हम इसमें यूज कर रहे हैं. आर हम यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, रेन ड्यूरिंग द डे. एंड क्लाउडी मॉर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सी, क्लाउड. The chance of rain given cloud is written as probability of rain given cloud. This is written like this. ये इसको लिखने का तरीका है. तो probability of rain given cloud is probability of rain into probability of given rain divided by probability of cloud. मतलब what is the chance of rain during this dry month, जिसमें 10% probability है. अब probability of rain is 0.1. This is probability of rain. 0.1 मतलब 10% चांस है इस महीने होने के. Then 0.1 meant 10 upon 100. Then probability of, this is very important. This is very probability of cloud given that rain happens. This is given to us. कि क्या चांस है, 50% day are cloudy. It means 0.5. We will divide it with the probability of cloud, which is 0.4. बायस थ्योरम भी एक ही चीज को बता रही है, और वो बता रही है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. मतलब उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए फेवरेबल केसेस कितने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. दिस इज व्हाट बायस थ्योरम इज सेइंग. चलिए एक बार एब्रीविएशंस को समझते हैं कि बायस थ्योरम इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, इट इज लाइक्लीहुड. मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीइंग ट्रू गिवन ए इज ट्रू. जब ए हो चुका है, दिस इज प्रायर, ये पहले हो चुकी है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग ट्रू, दिस इज द नॉलेज, ये हमको पता है. नाउ व्हाट इज पोस्टरर्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग ट्रू गिवन बी इज ट्रू. एंड देन व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीइंग ट्रू. चलिए एक और एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. The example is the art competition has entries from 3 painters. 3 पेंटर है, पैम, पिया एंड पब्लो. ये 3 पेंटर्स हैं हमारे पास, इनके एक आर्ट कंपटीशन है. What is given to us? Pam put 15 painting, Pia put 5 painting and Pablo put 10 painting. यानी इनकी अलग अलग जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी 15 + 5 + 10 इट इज 30. तो पहले की हुई 15/30. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Pam winning is 15/30. Then the probability, this is individual probability of Pam. Then probability of Pia is 5/30. And the probability of Pablo is 10/30. Now what is interesting? What is the chance that Pam will win the first prize? ये interesting है. अब हम ये नहीं कहेंगे उसकी probability 15/30 है. No, क्योंकि वो डिपेंड कर रही है. वो ये दूसरा जो डाटा दिया है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, विच इज गिवन कि 4% ऑफ द वर्क ऑफ द पैम वन फर्स्ट प्राइज. ये चीज साथ में दे रखी है, हम डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, ये दे रखी है. मीन्स इसकी जो आउटपुट है 15/30, इट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस कि 4% ऑफ हर वर्क हैव वन फर्स्ट प्राइज. सिमिलरली पिया की 6% है और पब्लो की
3% है, मतलब ये डिपेंड कर रही है, इट इज़ डिपेंडिंग। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पैम गेटिंग द फर्स्ट प्राइज, ये हमको निकालना है। व्हाट इज द चांस पैम विल गेट फर्स्ट प्राइज, लेकिन उसकी फर्स्ट प्राइज की प्रोबेबिलिटी 4% है सिर्फ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पैम गेटिंग द फर्स्ट प्राइज इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पैम मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ पैम, मतलब इन तीनों में से प्रोबेबिलिटी पहले की पैम निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाय पैम की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट प्राइज लेने की। पहले तो इनका आपस में ही है कि इन तीनों में से कौन निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पैम देखना है कि पहले है क्या उसकी प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाइड बाय अब उसकी फर्स्ट प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले तो इंडिविजुअल उनको सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 15/30, और उसके फर्स्ट प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 4% इज गिवन, वो 4% प्रोबेबिलिटी। अब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस क्या होगा, पहले तो इनके इंडिविजुअल पैम के एलिमेंट इवेंट में द इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पैम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पैम गेटिंग द फर्स्ट प्राइज प्लस सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ पिया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पिया गेटिंग द फर्स्ट प्राइज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पब्लो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पब्लो गेटिंग द फर्स्ट प्राइज। मतलब दीज आर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, लेकिन हमको किसको फर्स्ट प्राइज की बात कर रहे हैं हम कि पैम विल गेट द फर्स्ट प्राइज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पैम जैसे हमने पहले बात की, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पैम गेटिंग द फर्स्ट प्राइज इट इज 15/30, पी पैम 15 अप इंडिविजुअल है, इनका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, कौन सेलेक्ट होगा। अब उसको फर्स्ट प्राइज की प्रोबेबिलिटी है क्या, 4%, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, ये पैम की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी हो गई पिया की और ये हो गई पब्लो की, सबकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो 15/30 पैम की हो गई, 4% प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट प्राइज पैम, और ये पैम की अपनी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी प्लस ये पिया की 5/30 इंटू 6%, क्योंकि 6% चांस है, देन पब्लो की 10/30 इंटू 3%, solve it, what we will get 50% means what we will get 15/100, the probability is 0.5. This is what we will get. Let us take few questions from NCERT book. The question is, a bag contains 4 red and 4 black balls and another bag contains 2 red and 6 black balls. यहाँ 2 बैग्स की बात आ गई पहले तो, अगर एक बैग होता तो सिंपल काम था हमारे पास प्रोबेबिलिटी, अब 2 बैग्स यानी बैग भी छांटने पड़ेंगे, बॉल्स तो उसके बाद की बात है। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। बैग भी सिलेक्ट करना है, बॉल भी सिलेक्ट करनी है, और बॉल भी चाहिए रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। मतलब हमको निकालना क्या है कि ये पहले बैग से निकली है एंड व्हाट इज गिवन, द बॉल इज रेड। हमको ये निकालना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, कि फर्स्ट बैग से बॉल निकली है, द बॉल जो हमारी ड्रॉ हुई वो फर्स्ट बैग से ड्रॉ हुई है, और व्हाट इज गिवन, द बॉल इज रेड। चलिए व्हाट इज गिवन टू अस उसकी बात करते हैं। E1 एंड E2 बी द इवेंट्स ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग एंड सेकेंड बैग। हम ये मान के चले कि ये E1 है जी, कि फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी E1, सेकंड की होगी ऑटोमेटिकली E2, 1/2, 2 में से एक बैग सेलेक्ट करना है हमको। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, अगर हम इस इवेंट को A मानते हैं कि हमको रेड बॉल मिली है, दिस इवेंट इज A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 विल बी, A इज द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो A/E1 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, पहले बैग से रेड बॉल हमको ड्रॉ करनी है। ए मींस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, E1 मतलब पहले बैग से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको निकालना है E1/A है, E1/A निकालना है हमको, ये है E1, दिस इवेंट इज E1 एंड दिस इज A, वो चीज निकालनी है, लेकिन उसके लिए जो जो चीजें चाहिए पहले हम उनको निकाल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो जो चीजें हमको चाहिए वो हमको निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 विल बी, मतलब इसका मतलब समझना है, A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, E1 मतलब फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग से 4/8, इट इज 1/2। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब रेड बॉल, E2 मतलब फ्रॉम सेकंड बैग,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द सेकंड बैग इज 2/8, द रिजल्ट इज 1/4. दिस इज व्हाट वी विल गेट. नाउ दिस इज द फॉर्मूला. जो चीज हमको निकालनी है, जिसके लिए सारा काम कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A हमको निकालनी है. Probability of E1/A, this is what we have to find. We are interested in finding out this thing. इसके लिए हमको क्या फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. ये बायस थ्योरम यूज करके ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमको मिल चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमको मिल चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मिल चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 मिल चुका है. पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला. 1/2 इंटू 1/2. ये सारी चीजें हमको दी हुई है, क्वेश्चन ने दी है, ये सब कुछ हमको क्वेश्चन में मिला है. ऑल दीज थिंग्स वी हैव गॉट इन द क्वेश्चन. पुट ऑल दीज वैल्यूज, व्हाट वी विल गेट, सॉल्व करके फाइनली द रिजल्ट विल बी 2/3. और ये रिजल्ट किसका है, यहाँ देखिए, इस चीज़ को समझना है कि ये हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब ये पहले बैग से निकली है. एंड व्हाट इज गिवन, इट इज अ रेड बॉल. A is red ball, E1 को हमने माना, it has been drawn from the first bag. इसको हमने पहले बैग से ड्रॉ किया. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. चलिए पहली दो चीजें हो गई, या तो आंसर जानता है या वो गैस करता है. Let 3/4 is the probability that he knows the answer. 3/4 कि उसको पता है, और ऑटोमेटिकली 1 - 3/4 इट इज इक्वल टू 1/4 ही guesses. Assume that the student who guesses the answer will be correct with probability 1/4. यानी गैस करने पर उसका आंसर सही होगा, probability 1/4 होगी. What is the probability that student knows the answer given that he answered it correctly? मतलब निकालना क्या है, what is the probability that the student knows the answer? This is the event E1. ये मान के चलना है, जो निकालनी है उसको E1 मान के चलना है कि E1 is the probability he knows the answer, और जो गिवन है उस इवेंट को मानेंगे A कि उसने आंसर करेक्ट दिया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, he knows the answer is 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गई 1/4. ये चीज़ क्लियर हो गई. हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A. तो हमको चार चीज़ें चाहिए उसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E. ये चार चीज़ें हमको चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 हमको मिल चुकी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मतलब क्या हुआ, दिस इज E1 एंड दिस इज A. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब he answered it correctly, A/E1 answered it correctly and given that he knows the answer. जब उसको पता है और उसने सही आंसर दिया है तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी. 100% है ना, उसको पता था, उसने सही आंसर दिया, प्रोबेबिलिटी इज 100%. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 देखिए क्या होगा. E2 मतलब व्हाट इज E2, ही गेसेस द आंसर. E2 is guess the answer. तो probability of A/E2 क्या हुआ, A/E2, A is the event, he answered it correctly but he guessed. A2 का मतलब guessed, और ऐसी probability कितना है, 1/4. तो probability of A/E2 is 1/4. Probability of E1 means he knows the answer, it is 3/4. And probability of E2 automatically it is 1/4. Let us solve it. इसको solve करते हैं. तो probability of E1 is 3/4, probability of E2 is 1/4, probability of A/E1 sure है, it is 1, and probability of A/E2 is 1/4. Put all these values in the formula. ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए. probability of E1/A it is equal to probability of E1 into probability of A given E1 divided by total number of elements in the sample space. Put all these values, ये सारी values डालिए. The final result will be 12/13. Next question लेते हैं. Two groups are competing for the position of board of directors of the corporation. दो ग्रुप है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए compete कर रहे हैं. The probability of first and second groups will win is
0.6 एंड 0.4। अभी हम E1 E2 और A डिसाइड नहीं कर रहे हैं। E1 E2 जो डिसाइड होगा वो लास्ट में क्वेश्चन में जो पूछा गया उससे डिसाइड होगा। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। चलिए पहले तो कंपटीशन ये हो गया कि वो आपस में कौन सा ग्रुप जीतता है। दूसरा चीज इसमें साथ में आ गई कि अगर पहला ग्रुप जीतता है नया प्रोडक्ट लाने की प्रोबेबिलिटी 0.7 और दूसरे की प्रोबेबिलिटी है 0.3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड by the second group. Now what is interesting? The interesting is this is what we have to find. इसको मान लेते हैं E2। चलिए यहाँ थोड़ा वेरिएशन लाते हैं कि सेकेंड ग्रुप ने जो है वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, सेकेंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया एंड व्हाट इज गिवन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया। यानी इवेंट ए मतलब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया और निकालना क्या है E2 मतलब बाय सेकेंड ग्रुप मतलब E2 ओवर A। ये चीज़ हमको निकालनी है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2 भी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 भी हमको, ये चीज़ें हमको चाहिए। चलिए लेट अस फाइंड आउट, फाइंड करते हैं बारी बारी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब क्या चीज़ मानी हमने E1 मतलब ये फर्स्ट ग्रुप विनिंग है। E2 क्यों माना, क्योंकि वो सेकंड ग्रुप की बात हो रही है। चलिए फर्स्ट ग्रुप के विन होने के चांसेस 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सेकंड ग्रुप के विन होने के चांसेस 0.4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E1 मतलब यानी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले ग्रुप की जो प्रोबेबिलिटी है एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज 0.7 और नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सेकंड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी 0.3। वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रुप, क्योंकि सेकंड ग्रुप ने क्या लॉन्च किया है, नया प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट मींस ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट। पुट ऑल दीज वैल्यूज, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कीजिए एंड व्हाट वी विल गेट, द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 2/9। एनसीईआरटी बुक का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स ए बी एंड सी, 3 ऑपरेटर है। द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम और बाकी दो बी और सी 5% और 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करते हैं। अब देखना है कि ये जॉब पे कितने टाइम रहते हैं। 50% टाइम जॉब पे ए रहता है, बी 30% टाइम रहता है और सी 20% टाइम रहता है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, ये डिसाइड करेगी व्हाट इज E1 और व्हाट इज ए। अब यहाँ ए नहीं मानेंगे, कुछ एक्स मान लेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा हमारे पास ए बी सी का। A defective item is produced, this is given, मतलब इवेंट X मान लेते हैं। What is the probability it is produced by A? तो E1 produced by A। तो पहले तो probability of E1 है कितनी, 50%। probability of E2 ऑटोमेटिकली होगी 30%, probability of E3 हो गई 20%। अब बाकी क्या चीज़ें हैं डिफेक्टिव आइटम के लिए जो चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। बाकी चीज़ों की जो ज़रूरत पड़नी है प्रोबेबिलिटी ऑफ X हो, ये X माना है जी हमने। X किसको माना है, X माना है डिफेक्टिव आइटम को, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस की। मतलब इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय E1, E1 है कौन, प्रोड्यूस्ड बाय A, जो A ने प्रोड्यूस की। तो A ने डिफेक्टिव आइटम कितनी प्रोड्यूस की, 1%। दूसरे ने बी ने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस, बी मतलब E2 जिसको हम मान के चले हैं 5%, और सी ने की 7%। और हमारा फॉर्मूला कहता है पुट ऑल दिस वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर X, ये 6 की 6 वैल्यूज इसमें पुट कीजिए। दिस इज व्हाट वी विल गेट 5/34। यानी बायस थ्योरम हमको कहती क्या है, बायस थ्योरम का प्रोसेस वही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि दो अलग अलग इवेंट एक इवेंट के अंदर आ रही है, एंड दैट्स व्हाई वी यूजिंग बायस थ्योरम। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट ऑफ बायस थ्योरम इन प्रोबेबिलिटी।